Hello everyone, as you all know, for today's our topic is Ohm's law. Before starting the topic, I want to tell you all that regarding the boards exam, Ohm's law हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अगर हम प्रीवियस ईयर्स भी उठा कर देखें तो भी इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो हमें मिलेगा ही। वो कंसेप्चुअल भी हो सकता है, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है। ओम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले एक दो टर्म्स मैं आपको क्लियर करूँगी। यहाँ मैं इन टर्म्स को जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ, इन्हें अच्छे से मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से आप वो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर हम करंट की बात करें तो करंट हमारे पास क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सपोज हमारे पास कोई कंडक्टर है, अब उस कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा, और वो फ्लो करने में क्या लेगा, कोई टाइम लेगा। तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो ऑफ चार्ज हमें क्या देता है, करंट की वैल्यू देता है। और हमें पता है चार्ज हम लोग किस में मेज़र करते हैं, कूलम में। टाइम हम लोग किस में मेज़र करते हैं, सेकेंड में। तो ऐसा यूनिट करंट का हमारे पास क्या हो जाता है, कूलम पर सेकेंड, और हम इसे और क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। और अगर हम करंट की सिंबल की बात करें तो करंट का सिंबल होता है हमारे पास आई। दूसरी टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है कि हम लोग कितना वर्क डन कर रहे हैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए। अगर कोई चार्ज है मेरे पास और वो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है और मैं उसे पॉइंट ए पे लाना चाहती हूँ, तो उसको वहाँ से पॉइंट ए तक लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। एक और चीज़, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो उस केस में हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेकर जाते हैं, लाइक पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पर जब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात करते हैं तब उस केस में हमारा चार्ज कहाँ पड़ा होता है, इन्फिनिटी पे पड़ा होता है। सिर्फ इतना ही दोनों में क्या है, डिफरेंस है। दोनों को हम रिप्रेजेंट वी से ही करते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों हमारे पास है तो क्या है, वर्क डन ही है, जो हमें चार्ज को मूव करवाने के लिए करना पड़ रहा है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। और हमें पता है वर्क डन को हम किस में मेज़र करते हैं, जूल्स में। और अगर हम चार्ज की बात करें तो उसको हम लोग मेज़र करते हैं कूलम में। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का हमारे पास यूनिट क्या बनता है, जूल्स पर कूलम, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। अब हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की। एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, सर जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास कोई रिलेशन होता है किसके बीच में, करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। मीन्स आपस में इनका कोई ना कोई क्या है, कनेक्शन है। तो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उसमें जो करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से होता है, जो उसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उन्होंने हमें बताया कि जो करंट किसी कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट क्या होगा, हमारे पास प्रोड्यूस होगा। और इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं, जितना ज़्यादा हमारे पास करंट होगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मीन्स वो दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक वैल्यू हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और अगर एक वैल्यू हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ये हमारे पास मतलब होता है किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। बट यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन है कि ओम्स लॉ हमारे पास कब फॉलो होगा,
जब हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर काम कर रहे हैं तभी हमारा ओम्स लॉ क्या होगा, फुल होगा। अगर टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, मीन्स अगर हमारा टेम्परेचर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, उस केस में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end only at a particular temperature। ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, ओम्स लॉ की। अब ओम्स लॉ ने हमें क्या बताया कि आई हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वी के। कि अगर हमारे पास करंट इंक्रीज़ करेगा तो वोल्टेज भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। और इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि अगर वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अब यहाँ पे आप मेरी बात ध्यान से समझो। जब भी कभी हमें प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है तो वहाँ पे हमें उस टाइम पे कोई ना कोई कांस्टेंट क्या करना पड़ता है, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आर। आर क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये जो हमारे पास अब रिलेशन आया है दैट इज़ V इज़ इक्वल्स टू आई आर, ये रिलेशन हमारे पास किसका रिलेशन है, ओम्स लॉ का रिलेशन है। अगर अब हम ओम्स लॉ के रिलेशन पे कोई ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, जिसमें हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, पोटेंशियल लिया है, और वाई एक्सिस पे क्या लिया है, करंट लिया है। इसे हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पे हम लोग आई भी ले सकते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग वी भी ले सकते हैं। दोनों केसेस में ही हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये ग्राफ हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जितना हमारे पास V इंक्रीज़ होगा दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, उतना करंट की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा ग्राफ दिया हुआ मिलता है तो आप लोग इस ग्राफ को देखकर बता सकते हो कि ये हमारे पास किसका ग्राफ है, ओम्स लॉ का ग्राफ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन केस इफ़ यू गाइज हैव एनी प्रॉब्लम देन योर क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम। अब हमने जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था दैट इज़ रेजिस्टेंस, अब हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आज मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ओम्स लॉ होता क्या है। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ेंगे, मतलब ये ओम्स लॉ आया कहाँ से, हम इसको प्रूफ करेंगे। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिससे हमारा कंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है किसको, करंट के फ्लो को। मतलब ये कैसे काम करती है, एक तरह से रुकावट की तरह काम करती है और हमारे करंट को आगे फ्लो नहीं करने देती। ओम्स लॉ से हमें पता है कि V हमारे पास किसके इक्वल होता है, आई आर के। और अगर मैं I को नीचे ले जाऊं तो वहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, R इज़ इक्वल्स टू वी आई। ये R हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इसे अब हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ ये हमारे पास क्या है, एक रेशियो है किस किस के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में और करंट के बीच में। अब हम देखेंगे यूनिट क्या होती है हमारे पास रेजिस्टेंस की। सो द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या होती है रेजिस्टेंस की यूनिट, ओम होती है। और इसका सिंबल हमारे पास ये है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा। अब हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम है। और हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ऑलरेडी पता है दैट इज़ वोल्ट। करंट की यूनिट हमारे पास होती है एम्पियर। तो अगर हम इन तीनों की वैल्यू 1 रख देते हैं तो वहाँ से हम लोग 1 ओम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 ओम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारे पास
पोटेंशियल डिफरेंस कितना 1 वोल्ट का किसी कंडक्टर के अराउंड क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, उस टाइम पे उसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पियर का। तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस हमारे पास होगी वो कितनी होगी, 1 ओम। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग 1 ओम को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओम्स लॉ का फॉर्मूला हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप अभी से याद कर लो और आगे आने वाले बहुत सारे डेरिवेशंस में या फिर कंसेप्ट में ओम्स लॉ बार बार क्या होगा, यूज़ होगा। तो इस ट्राइंगल के थ्रू हम लोग ओम्स लॉ को अच्छे से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। देखो सिर्फ आप लोगों को क्या याद करना है, एक ट्राइंगल, इसमें हमने क्या कर लिए, 3 पार्ट्स कर लिए। सबसे ऊपर वाले पार्ट में हम लोगों ने लिखा है V और नीचे 2 बॉक्सेस में हम लोगों ने क्या लिखा है, एक में लिखा है I और एक में लिखा है R। अगर हम फर्स्ट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग V लेते हैं तो नीचे हमारे पास क्या बच गया, IR, और हमें पता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से हम लोग पोटेंशियल की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें करंट की वैल्यू चाहिए तो हम किसको ले लेंगे, करंट को ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, V अपॉन R। ऊपर नीचे है तो यहाँ भी फॉर्मूला में भी क्या आएगा, ऊपर नीचे आएगा। तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। इस फॉर्मूला से हम लोग ईजिली करंट को निकाल सकते हैं। जैसे थर्ड ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो अब हमें क्या चाहिए, अगर अब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या ले लेंगे, रेजिस्टेंस ले लेंगे। और क्या बचा फिर हमारे पास, V अपॉन I। ऊपर नीचे है तो फॉर्मूला में भी क्या आएगा, ऊपर नीचे ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि सिर्फ एक ट्राइंगल से हम लोगों ने 3 फॉर्मूलाज क्या कर लिए, याद कर लिए। इन फ्यूचर हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।